हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 एक दिन का हिंदी का कंटेंट है। हिंदी एनसीईआरटी का बुक वसंत भाग 2 से एनसीईआरटी वसंत भाग 2 का एक दिन का चैप्टर 9 और एक दिन का कविता के कवि है हरिओ जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने इस कविता में हमें घमंड ना करने का संदेश दिया है। यहाँ पर कवि खुद अपने आप का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंखों में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भगी। जब किसी डब से निकल गया तिनका, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी आधुनिक कवि हैं और उनकी भाषा भी सरल है। इनकी कविता हमारी जो अभी खड़ी बोली हिंदी में ही उनके द्वारा लिखी गई कविता। यहाँ पर रहीमदास जी और जैसे सूरदास जी के पद होते हैं, दोहे होते हैं, कबीर के दोहे होते, वहाँ पर तो थोड़ा ब्रज अवधि और थोड़ी सी उस भाषा का हमें समावेश दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल हिंदी में भाव लिए हुई ये कविता है, उसका भाव समझना है कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि संदेश देना चाहते हैं इस छोटी सी कविता के माध्यम से कि हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक कभी कभी तुच्छ चीज़, छोटी चीज़ से भी हमारा घमंड टूट सकता है। तो यहाँ पर हरिओ जी ने स्वयं का उदाहरण लेते हुए कहा है कि मैं खड़ा था एक दिन, कहाँ खड़ा था, मुंडेर पर। मुंडेर कहाँ, मुंडेर का मतलब क्या होता है, छत के किनारे। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा हुआ मतलब घमंड के कारण मैं ऐसे घमंडी होया हुआ है ना। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन में कहाँ था, मुंडेर पर खड़ा। मुंडेर का मतलब हो गया छत का किनारा। इस तरीके से जैसे कवि कह रहा है कि आप खुद इमेजिन करिए, कभी कभी कविता के कवि के भाव को खुद भी फील करिए। आप खुद फील करिए कि आप एकदम से आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया और अब आप घमंड के साथ क्या खड़े हैं, छत के किनारे खड़े हैं, ऐसे ताने हुए कि बस मुझे तो सब कुछ ही मिल गया है, मेरे आगे तो ये दुनिया है ही क्या, है ना। और इमेजिन कीजिए जैसे इस कविता में कवि की आंख में एक तिनका आकर गिर जाता है। एक तिनका आकर गिरता है तो कवि की आंख क्या करती है, दुखने लग जाती है बहुत, और वो बहुत ही छटपटाने लगते हैं। आपकी आंख में भी कोई मच्छर, कोई तिनका एक बार चला जाए तो आपको कैसा छटपटाहट सी होती है, वैसे ही उसको भी छटपटाहट हुई। तो फिर उस छटपटाहट के कारण उनको बहुत दर्द होने लगा, दुखने लगी आँख, और लोग इकट्ठे होकर कपड़े की मूठ बनाकर, कपड़े की मूठ मतलब कपड़े की एक पोटली बनाकर किसी डब से किसी तरीके से उस तिनके को निकालते हैं। तो कवि को पता चलता है कि हाँ, मेरे घमंड करने से कुछ नहीं होता, हमें सबकी हेल्प की ज़रूरत होती है। हमें कभी भी हमारा घमंड तोड़ने के लिए एक छोटी सी समस्या ही काफ़ी है, और उसका समाधान प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे लोगों की हमेशा आवश्यकता रहती है। इसलिए डाउन टू अर्थ रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के बाद में घमंड ना करें, क्योंकि हमें एक दूसरे के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ना होता है। तो चलिए चलते हैं, इस कविता की पंक्तियों को करते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंड में भरा हुआ एक बार अपनी छत के किनारे खड़ा हुआ था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंखों में गिर गया। कवि यहाँ पर सिंपल रूप में बताते हैं। आप इसकी अगर व्याख्या आती है तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है, एक दिन का चैप्टर से ली गई है। एक दिन का कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने यहाँ पर घमंड ना करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि एक दिन जब वो घमंड से भरे हुए छत के किनारे पर खड़े थे तो एक तिनका उनकी आंखों में गिर गया।
मैं झिझक उठा, झिझकना मतलब मैं ऐसे तिलमिला उठा, मैं एकदम से सकपका गया, बेचैन हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, उस तिनके से मेरी आंख भी लाल हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। ऐंठ का मतलब हो गया यहाँ पर घमंड, मेरे जो घमंड था वो दबे पाँव चला गया। और मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ मतलब एक तरीके से कपड़े को पोटली बनाकर आँख में जब गिर जाता है तो हम ऐसे फूंक मारकर निकालने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही लोगों ने उसकी आंखों से निकालने का, उस तिनके को निकालने का प्रयत्न किया। जब किसी डब का मतलब होता है तरीके से, किसी प्रकार की टेक्निक से जब वो तिनका निकला गया तो मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, समझ मतलब बुद्धि ने, तब मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए कि तू इतना घमंड किस लिए कर रहा था, तेरा ये घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। ऐठ था तू कितना इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस उदाहरण के माध्यम से कि समझ ने, उस कवि की समझ ने उसको ताना दिया, ताना मतलब उल्हाना दिया कि किस लिए तुम इतना घमंड कर रहे थे, कि तुम्हारे इस घमंड को तो तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है और उसको निकालने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की भी ज़रूरत पड़ी। तो इस प्रकार से हमें हमेशा डाउन टू अर्थ होकर चलना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे कबीर जी का भी इसमें एक दोहा था इसी तरीके का कि एक तिनका आँख में गिर जाता है तो कितनी किरकिरी कर देता है, उसी प्रकार हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को घमंड से दूर रखना चाहिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखी गई इस पंक्ति में हमें अहंकार ना करने का, घमंड ना करने का संदेश दिया गया है। और इस प्रकार इस छोटी सी कविता के बहुत ही थोड़े से प्रश्न उत्तर है, आप भी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामेटिकल लाइन आप देखेंगे कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। अब इस तरीके की पंक्तियों को आप सरल पंक्तियों में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एक प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में कवि सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे सामान्य वाक्य में बदलना है, जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, लाल होकर भी दुखने लगी आँख, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बिचारी दबे पाँव बगी, बिचारी ऐंठ भी दबे पाँव बगी। हमें थोड़ा सा इसको सरल भाषा में लिखना है, शब्द वही है, बस इनका क्रम चेंज करके थोड़ा सा यहाँ पर काव्य में, कविता में सौंदर्य लाने के लिए कवि ने थोड़ा सा फेर बदल किया हुआ है। हमें सिंपल लाइन में यह लिखना है कि जैसे यहाँ पर एक है, जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी ने डब से तिनका निकाला, किसी तरीके से तिनका निकाला। और इसी बात को यह इस तरीके से कवि बोल रहे हैं, जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से तिनका निकल गया। भाव वही है, सिंपल लाइन में हमें इसको लिखना है। तो प्रश्न एक यह था। दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपको पूरी तरीके से इस कविता का सार बता रहा है, यह आपको पूरी कविता का सार बता रहा है, ठीक है। एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे हमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया और एक तिनका से वो काफ़ी बेचैन हो उठा, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक बनाकर उस आंख में पड़े हुए तिनके को वो निकालते हैं। तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू घमंड किस लिए करता था। बुद्धि, इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या छोटी सी वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है।
इस प्रकार इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि हरिओ जी ने हमें घमंड ना करने का संदेश दिया है, अहंकार ना करने का संदेश दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद में घमंडी की क्या दशा हुई? तो घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐठ मतलब घमंड समाप्त हो गया। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया, उसकी सारी घमंड समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली और किसी तरीके से उस तिनके को निकाला। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कविता का भाव आपको समझ में आ गया है। कोई लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं है, छोटी सी घटना के माध्यम से बताया है कि घमंड नहीं करना चाहिए। कवि मुंडेर पर खड़ा है, छत के किनारे घमंड से ऐठा हुआ और उसके आँख में एक छोटा सा तिनका आकर गिरता है और उससे वह झिझक उठता है, उसकी आँख लाल होकर दुखने लगती है और उसको निकालने के लिए उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी समझ उसे कहती है, ताना देती है कि तुम किस लिए इतना घमंड कर रहे थे, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। कबीर जी ने भी कहा है अपने एक दोहे में, तिनका कबहू न निंदिए पाव तले जो होए, कबू उड़ी आखिन परे पड़े घनेरी होए। कि कबीरदास जी भी कहते हैं कि तिनके को कभी भी निंदित नहीं करना चाहिए, उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तिनके के माध्यम से कबीरदास जी ने निचले निम्न वर्ग के लोगों के बारे में बात कही गई है कि कोई भी छोटी जाति नहीं होती है, क्योंकि कभी भी अगर तिनका आँख में पड़ जाता है ना तो वो बहुत ही घनेरी हो जाता है। घनेरी मतलब बहुत ही दुखदाई हो जाता है। उसी प्रकार अगर तुच्छ व्यक्ति, हम किसी को तुच्छ मान लें और वो कभी भी आगे बढ़ आपका प्रतिशोध कर ले तो वो बहुत ही दुखदाई हो सकता है। तो इन दोनों में क्या समानता है आप और क्या अंतर है, ये लिखिए। तो उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाता है तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। ये तो बात है हरिओ जी की कविता की कि कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी काफ़ी है। वही बात यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है कि दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिओ जी के द्वारा तो लिखी हुई पंक्तियों में हमें अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को दूर कर सकता है। छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कबीर जी के इस दोहे को और उसको हमें दोनों को समझना होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दी हुई पंक्तियों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐठ बिचारी दबे पाँव बगी, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। यहाँ पर ऐठ का मतलब घमंड, समझ का मतलब हो गया बुद्धि। ऐसे शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुई है। कल्पना कीजिए यदि ऐठ समझ किसी नाटक में दो पात्र होते, यानी कि ऐठ का मतलब हो गया घमंड, अहंकार, और समझ का मतलब हो गया बुद्धि। ये दोनों किसी नाटक में पात्र होते तो इनका अभिनय कैसा होता, इनका संवाद कैसा होता। तो हमें एक कल्पना करनी है। कल्पना, अनुमान और कल्पना से लिया हुआ यह प्रश्न है। तो ऐठ और समझ में हम कल्पना करते हुए एक संवाद क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कि पहला संवाद है समझ का, समझ बुद्धि का। ऐठ, तू इतना ऐठती क्यों हो? घमंड, तुम इतना घमंड क्यों करती हो? ऐठ कहती है समझ, यह तेरी समझ से बाहर की बात है। बुद्धि, ये तेरी
विवेक की बाहर की बात है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू, तेरा नाम तो समझ है लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा। समझ, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। ऐट, समझ, तेरी समझ में यह नहीं आता है कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उससे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। समझ नहीं, ऐट कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार इस छोटे से कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, संवाद शैली के माध्यम से हमने यह बताया कि अगर ऐट और समझ दोनों ही अगर किसी नाटक के पात्र होते तो उनमें ऐसा संवाद क्रिएट हो सकता था। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पर अनुमान और कल्पना के भी हमने प्रश्न किए और कविता से भी प्रश्न किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, कंटेंट हेल्पफुल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट्स कीजिए। और इसी तरीके से मेरा साथ बनाए रखें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, फोकस्ड रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि आपकी परीक्षाएं अच्छी हो। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।